हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंट्रोलिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की ये वीडियो इस पूरे चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रीजन बीइंग, इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को छोड़ दीजिए, कंट्रोलिंग, इन चारों ही फंक्शंस की अपनी अपनी प्रोसेस है और चारों ही फंक्शंस की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से केस स्टडीज तो आती ही आती हैं, साथ में डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं जहां आपको 6 नंबर या 8 नंबर में आंसर करना होता है पूरी प्रोसेस को। सो उसके लिए ये पूरी प्रोसेस आपको क्रिस्टल क्लियर वे में पता हो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी समझाने वाली हूं अच्छे से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल एक साउथ इंडियन फैमिली का। ये है एक बहुत ही प्यारी सी साउथ इंडियन फैमिली और ये है इनका प्यारा सा घर और इस घर में आने वाले हैं कुछ मेहमान। यस, इस फैमिली ने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है अपने यहाँ पे। 4 दिन बाद वो इनके घर आने वाले हैं और क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन मेहमानों को ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खिलाया जाए। ये डिसीजन ऑब्वियसली लेडी ऑफ द हाउस का था। उन्होंने सोचा भैया मेरे घर में कोई आ रहा है, मैं साउथ इंडियन हूं तो मैं तो उन्हें ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड ही ट्राई करवाऊंगी। बस सोचने की देर थी और मैडम ने फटाफट एक लिस्ट बना दी जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि डोसा बनेगा, इडली बनेगी, वड़ा बनेगा, बनाना चिप्स बनेंगे, राइस बनेंगे, चटनी बनेगी, सांभर बनेगा। और वो लिस्ट इन्होंने पास ऑन कर दी किसको? अपने घर के मेन शेफ को। यस, बहुत बड़ी पार्टी थी, ये बहुत बड़ी सामी थी, तो इन्होंने घर में बकायदा शेफ, सू शेफ, कुक्स वगैरह हायर किए हुए थे। तो ये लिस्ट उन्होंने फटाफट पहुंचा दी अपने मेन शेफ को कि भैया देखो 4 दिन बाद वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट और तुम्हें ये सारी चीजें बनानी है। शेफ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन जाएगी। और ऐसे बीत गए 3 दिन और अब आ गया चौथा दिन जिस दिन गेस्ट आने वाले थे। अब गेस्ट आने वाले थे शाम में, तो मैडम ने सोचा क्यों ना एक बार किचन में जाके चेक किया जाए कि लिस्ट में मेंशन डिशेस क्या वाकई में बन गई हैं कि नहीं बनी है। जब ये किचन में गई तो इन्होंने देखा डोसा बन चुका था, इडली बन चुकी थी, सांभर बन चुका था, चटनी बन चुकी थी और वड़ा पाव भी बन चुका था। यस, वड़ा पाव बना था। अब इन्होंने सोचा कि यार लिस्ट में मैंने क्या वड़ा पाव मेंशन किया था। इन्होंने फट से शेफ को बोला कि जरा एक बार वो लिस्ट मेरे सामने लाना जो मैंने तुम्हें दी थी। शेफ बड़े मजे से वो लिस्ट लेके आया मैडम के सामने कि देखिए जो जो आपने बोला था सब बन गया है। मैडम बोलते हैं रुको जरा। उन्होंने लिस्ट देखी, जो खाना उसमें लिखा हुआ था उससे कंपेयर किया इस खाने से जो वाकई में बना था। जब उन्होंने ये कंपैरिजन किया उसमें उन्हें पता लगा कि यहां तो बहुत भारी गलती हो गई है। क्या क्या गलती हुई है? कुछ चीजें हैं जो बनी ही नहीं है, लाइक बनाना चिप्स, इसका तो नामो निशान ही नहीं है। राइस, ये भी कहीं नहीं दिख रहे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत बन गई हैं, लाइक इन्होंने बोला था सांभर वड़ा वाला वड़ा बनाने को और बन गया कौन सा? वड़ा पाव वाला वड़ा। ये तो गलत हो गया। यहां इनको जब समझ में आया कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन्होंने फटाफट बोला कि भाई देखो अब टाइम बहुत कम है, बट आई वांट कि सांभर वड़ा वाला वड़ा तो जरूर बने, इसलिए जल्दी से काम पे लग जाओ और वड़ा बनाओ। शेफ ने जैसे ये सुना उन्होंने बोला 5 मिनट दीजिए, आपके सामने वड़ा अभी पेश हो जाएगा, और फटाफट वड़ा बना के सर्व कर दिया। यहां आप जानते हैं क्या हुआ? यहां आपकी पूरी कंट्रोलिंग प्रोसेस हुई। यस, कंट्रोलिंग प्रोसेस में यही तो होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं,
उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन होता है कि जो टारगेट सेट किए थे क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं खा रहे हैं तो कहाँ गलती आ रही है, कहाँ हम पथ से भटक रहे हैं, कहाँ डेविएशंस आ रही हैं। और एक बार डेविएशंस पता लग जाती हैं फिर हम स्टेप्स लेते हैं उन डेविएशंस को रेक्टिफाई करने के लिए, फिक्स करने के लिए। जैसे यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट हुआ कि ये खाना बनेगा, ऐसे ऐसे खाना बनेगा। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी गई कि क्या क्या खाना बन चुका है। फिर कंपेयर किया गया कि जो सोचा था क्या वो वैसे हुआ कि नहीं हुआ, और पता लगाया कुछ कुछ गलतियां हो गई हैं, वड़ा तो बना ही नहीं है और उसकी जगह गलत वाला वड़ा बन गया है। और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया गया, दोबारा से शेफ काम पे लग के वड़ा बना के लेके आया। यही होती है आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस। चलिए अब ये सारे स्टेप्स को ना एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में ये बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स वो क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं। मतलब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स हो तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कैसे करेंगे। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेंचमार्क्स होते हैं जो हम काम करने से पहले अपने लिए सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स दोनों तरीके से सेट हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव वे में भी, क्वालिटेटिव वे में भी, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है क्वांटिटेटिव वे, क्योंकि इससे कंपैरिजन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आप खुद सोच के देखिए, 10 और 8 को कंपेयर करना और बहुत अच्छा और बहुत बहुत अच्छा को कंपेयर करना, बताइए कौन सा ज़्यादा सहूलियत भरा था? 10 और 8 वाला ना, मतलब क्वांटिटेटिव वे वाला ना। तो बस वही बोला जाता है कि क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड जो होते हैं उनसे कंपैरिजन करना थोड़ा सा इजी होता है। ये बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड्स के बारे में कि ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपने 10 का टारगेट सेट किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हार्डकोर वे कि भैया 10 है तो 10 ही रहेगा। 8, 9, 10, 11 इतना हम इसको आगे पीछे कर पाए, ऐसा होना चाहिए स्टैंडर्ड आपका। क्योंकि भैया देखो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अटैक कर देते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे जो हमने पहले सोचा होता है, पहले प्लान किया होता है, वो एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए स्टैंडर्ड्स में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पता लगता है कि आप लोग कितने पानी में हैं, यहाँ पता लगता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखिए इसको मेजर करने के लिए ना बहुत अलग अलग टूल्स, बहुत अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैम्पल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं वो आपको पता लगेंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में सारी टेक्निक्स कवर की जाएंगी, ठीक है। तो वो देख लेना, वहां से इस पॉइंट में और क्लैरिटी आ जाएगी। ये बोलते हैं एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। अगर मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया है किलोग्राम्स में, ठीक है, तो कोशिश करो तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी तुम केजीज में ही मेजर करो, क्योंकि उससे कंपैरिजन क्या होगा, इजी हो जाएगा। 1 किलो 2 किलो कंपैरिजन कितना इजी हो गया। लेकिन वहीं पे अगर तुम ऐसे करोगे कि स्टैंडर्ड तुमने सेट कर दिया है 1 kg में और तुम मेजर कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को ग्राम्स में, लाइक 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ लिखा होगा केजीज, दूसरी तरफ लिखा होगा ग्राम्स। होता था ना अपने साथ बचपन में मैथ्स में, जब ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसमें एक यूनिट ग्राम्स में दी होती थी, दूसरी यूनिट किलोग्राम्स में दी होती थी, बैंड ही बच जाता था उन क्वेश्चंस में, मेरा तो स्पेशली, क्योंकि मुझे तो मैथ्स कभी पसंद नहीं था। सो ऐसा बैंड किसी का नहीं बचे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ही यूनिट्स हम सेम इस्तेमाल करें। किलोग्राम है तो किलोग्राम करें दूसरी भी तरफ, लीटर्स है तो दूसरी तरफ भी लीटर्स करें, इधर मिलीलीटर्स है तो उधर भी मिलीलीटर्स करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। यहाँ होता है आपके टारगेट्स जो आपने सेट किए थे या आपके स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए थे, उनका कंपैरिजन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और यहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि वाकई में आप कितने पानी में हैं।
क्योंकि यहाँ आपको पता लगता है कि जो सोचा था और जो पाया है उनमें क्या डिफरेंस है। ये बोलते हैं दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। इससे डेविएशन पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो सोचा था और जो पाया है उसमें कितना गैप है, उसमें कितना डिफरेंस है। कंपैरिजन इजी हो जाता है अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। सो यहाँ आप करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर और पता लगाएंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग डेविएशंस। देखिए, स्टैंडर्ड सेट हो गए, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर ली, कंपैरिजन भी कर लिया, पर यहां से मिला क्या? यहां से हमें मिला डेविएशन। मतलब हम कितना अपने पाथ से भटके हैं हमें वो पता चल जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कैसे इन डेविएशंस को फिक्स किया जाए, कैसे इन डेविएशंस को करेक्ट किया जाए। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या सारी डेविएशंस को फिक्स किया जाता है? क्या हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डेविएशन को हम करेक्ट करने बैठेंगे? तो उसका आंसर है नो। हर डेविएशन को फिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि आप अगर हर डेविएशन को फिक्स करने बैठ गए ना तो आपका पूरा जीवन इसमें निकल जाएगा। इसलिए आपको यहां पे छांटना पड़ता है, यहां आपको चूज करना पड़ता है कि किस डेविएशन को फिक्स करना है और किस डेविएशन को इग्नोर करना है। यस, ये दोनों चीजें की जाती हैं। अगर हमें लगता है कि डेविएशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया से बिलोंग नहीं करता या डेविएशन उतना ज्यादा बड़े अमाउंट का नहीं है, तो हम उसे सिंपली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर डेविएशन होता है किसी की रिजल्ट एरिया से या फिर डेविएशन होता है बहुत भारी भरकम अमाउंट का, तो उसमें हम उसे फिक्स करने के बारे में सोचते हैं। अब ये चीजें मैंने जो बोली हैं क्या है वो, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। अब जब हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आती हैं। पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ना बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन आप जनरली सीन ना कि बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वैसे है बहुत सिंपल ये, ठीक है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 1000 चीजें होती हैं जो चल रही होती हैं, लेकिन क्या ये 1000 की 1000 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्या ये 1000 की 1000 चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं? तो उसका आंसर है नो। इन 1000 चीजों में कोई सिंपल 10 चीजें होंगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती होंगी। भैया, हर सेक्टर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने लग गया तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के खेल लग जाएंगे। कुछ लिमिटेड चीजें ही होती होंगी ना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बस आपको इन्हीं लिमिटेड चीजों के बारे में सोचना है। इन लिमिटेड चीजों को बोला जाता है की रिजल्ट एरियाज। ऐसी चीजें जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं डायरेक्ट वे में। अब इनका कहना यह है कि अगर इन की रिजल्ट एरियाज में डेविएशन देखी जाती है तो उसे फिक्स करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन एरियाज के अलावा बाकी जितने भी एरियाज हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की डेविएशन आती है तो आप चूज कर सकते हैं उसे इग्नोर करना। कहने का क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर उन चीजों में कोई भी डेविएशन आ रही है तो उसे फिक्स करो। अगर उनके अलावा बाकी जो एरियाज हैं उनमें किसी तरह की डेविएशन आ रही है छोटी मोटी, तो उसे इग्नोर कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर एक डेविएशन को फिक्स करने की कोशिश करोगे, तो तुम कुछ भी फिक्स नहीं कर पाओगे।
इसलिए सबसे पहले पहचानो कि कौन से की रिजल्ट एरियाज हैं, उनकी डेविएशंस देखो और उन्हें फिक्स करो। वो तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए। अब ये की रिजल्ट एरियाज में आ क्या क्या सकता है? की रिजल्ट एरियाज में आ सकता है आपका लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट। अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल 5 से 6 रुपए हो गए या 10 रुपए हो गए, तो ऐसे में आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस होने वाली है ना इससे। तो वहीं पे आपकी लेबर कॉस्ट अगर 2 से 4 रुपए हो गई तो अगेन पूरी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो डेविएशन अगर इनमें आती हैं, इन सेक्टर्स में आती हैं, इन एरियाज में आती हैं, तो उन्हें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और स्टेशनरी के प्राइजेस में राइज हुआ है, तो ये डेविएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी ये, तो इसे आप चूज कर सकते हो इग्नोर करना। ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आप की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करते हो और उन की रिजल्ट एरियाज में अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डेविएशन आती है, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करते हो उन डेविएशंस को फिक्स करने की। वहीं पे अगर इनके अलावा किसी एरिया में कोई भी डेविएशन आती है छोटी मोटी, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हमें लिमिट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हमें एक सिंगल डिजिट पे फोकस ना करके एक रेंज पे फोकस करना चाहिए। जैसे कई बार हम क्या होता है, किसी किसी चीज़ को देखते हैं तो बोलते हैं यार इसमें 19-20 का फ़र्क है, चल जाएगा। वो 19-20 का फ़र्क क्या होता है कि बहुत ही मामूली फ़र्क है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये चल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 19 सोचा था 20 हो गया है तो तुम हाय तौबा मचा रहे हो कि नहीं मैंने तो 19 सोचा था 19 सोचा था 19 सोचा था। अरे 20 हो गया, इट्स ओके, एक ही तो पॉइंट का डिफरेंस है, क्या बड़ी बात हो रही है। तो आपको कभी कभी रेंज के साथ ओके होना चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ रहा है तो यू शुड बी ओके विद इट। हाँ, इस रेंज के बियॉन्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली आपको फिक्स करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपने 93 सोचा है, 90 to 100 का आपने रेंज लिया है और आपका रिजल्ट आ रहा है 91 या फिर 95, तो यू शुड बी ओके विद इट, क्योंकि ये आपकी रेंज के विद इन आ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन सिंगल पर्टिकुलर नंबर, गो फॉर रेंज। अगर ये परमिसिबल रेंज के अंदर आपका पॉइंट आ जाए तो यू शुड बी ओके विद इट। उसको उतना ज़्यादा हाय तौबा मचा के उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे लास्ट स्टेप पे, जो कि है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। भैया तुमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, मेजरमेंट कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस का, दोनों को कंपेयर भी कर लिया, डेविएशंस भी फाइंड कर ली। अब क्या बचा तुम्हारे पास कि तुम उन डेविएशंस को फिक्स करो, उनको करेक्ट करो और उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शन तुम्हें ठीक लगे वो लो। So it says the final step in the controlling process is taking corrective action. No corrective action is required when the deviation are within acceptable limits. जो मैंने आपको बताया कि लिमिट सेट कर लो, रेंज सेट कर लो। अगर रेंज के अंदर ही तुम्हारा रिजल्ट आया है तो करेक्टिव एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बियॉन्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। However, when the deviations go beyond the acceptable range, especially in important areas, it demands immediate managerial attention so that deviation do not occur again and standards are accomplished. लेकिन अगर आपको लगता है कि permissible limits के beyond चला गया है तो आपको ज़रूरत होती है उन deviations के against fixed action लेने की, corrective action लेने की, ताकि आपने जो standards सोचे हैं उन्हें accomplish कर पाओ। एंड दैट्स इट। इसी के साथ कंट्रोलिंग प्रोसेस यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स पेड रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।